मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चाहते यूट्यूब चैनल करियर प्रसाद बिहार के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण आपसे इस प्रश्नोत्तरी सेशन में चर्चा करने वाला हूं। कई विद्यार्थियों ने कहा है कि यूपी स्पेशल क्लास तो चल रही है, लेकिन यूपी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इस पहलू पर यानी आज का मेरा सेशन है, ये जो 15वीं क्लास चल रही है, आज मैं इसी को बताऊंगा आपको कि हमारे एग्जाम में यूपी से किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। तो आपका बहुत स्वागत इस प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण और खास सेशन होने वाला आपके लिए। ये यूपी स्पेशल हमारा जो सेशन चल रहा है, ये वाला आपके यहाँ से, ये 15वीं क्लास हमारी है और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर पहले प्रश्न पर। यूपी में मान्यता प्राप्त, ये रहा, वो कह रहा है स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। यहां से ऐसा प्रश्न मैंने आपको पीछे भी दिया था और इस प्रकार का प्रश्न आपसे आगे भी पूछे जाएंगे आपके। चूंकि ये प्रश्न खास क्यों है, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा है इसको, क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में इसलिए आ रहा है कि वर्तमान समय में हमारा शेयर बाजार चर्चाओं में, स्टॉक एक्सचेंज चर्चाओं में, जैसे कि आप जानते हैं बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनमें बहुत सारे, चूंकि जो बीएसई है वो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चूंकि हाल के दिनों में स्टॉक एक्सचेंज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हमारे, तो जो शेयर बाजार है उसका सूचकांक है सेंसेक्स, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यूपी में हमारा चर्चा में आ गया। तो आखिर यूपी में कौन सा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, मैं बताऊं आपके कि वो एक्सचेंज ही नहीं, इसकी स्थापना कब हुई है और वो कहां स्थित है। तो क्या वो लखनऊ में स्थित है, क्या वो गाजियाबाद में, या वाराणसी में, या कानपुर में? तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर है वो कानपुर में। कहां पर स्थित है ये कानपुर में स्थित है। और आपको जानना चाहिए इस स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1982 में हुई। उस समय हमारे जो प्रणब मुखर्जी हैं, जो बाद में देश के राष्ट्रपति भी बने, उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। इनके नेतृत्व में कानपुर में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। तो अगर आएगा यूपी का ऑफिशियल जो शेयर बाजार है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो कौन सा और कहां स्थित है, तो आप बताएंगे वो कानपुर में स्थित है और जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई है। इस क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा ये, यूपी का कौन सा नगर, ये रहा, श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा, ये बहुत आसान प्रश्न है। श्री कृष्ण का जन्मस्थान हर कोई जानता है। मैं इस प्रश्न पर चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि श्री कृष्ण का जन्मस्थली है, यानी कि इसका आसान आंसर, बहुत आसान, मथुरा में। ये सब बच्चों को पता है। मैंने चर्चा आपसे इसलिए की है, जब से जन्मभूमि का निर्माण कार्य शुरू हुआ है और जन्मभूमि विवाद जो सुलझा है हमारा, तब से श्री कृष्ण जन्मस्थली जो हमारी, वो चर्चाओं में आ गई है। आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद, जो मंदिर है हमारे यहाँ पर, वो चर्चाओं में आ गया। इसके अलावा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, तो यहाँ मांग की जा रही है कि औरंगजेब ने जो केशव देव के मंदिर को ढाकर के मथुरा में और जो मस्जिद का निर्माण करवाया, तो कहीं ना कहीं ये मस्जिद यहाँ पर इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बनी हुई है और इसको ढाया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए। यद्यपि इस पर फैसला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट बताएगा कि यहाँ मस्जिद रहेगी कि नहीं रहेगी, मंदिर रहेगा, क्या रहेगा। तो ज्यादातर लोगों का यह मानना कि मंदिर ही था, केशव देव का प्राचीन मंदिर था। चूंकि कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को माना जाता है, इसलिए मथुरा चर्चाओं में, इसलिए मैंने बताया है। अगर इस तरह प्रश्न बनता है कि मथुरा चर्चाओं में है आपके अयोध्या की वजह से, क्योंकि अयोध्या में 22 जनवरी को अभी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है वहां पर, इसी को लेकर के मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थान भी चर्चाओं में आ गया है। थोड़ा इस पर निगाह बना के रखेंगे, यद्यपि ये बहुत सरल और आसान प्रश्न है। इस क्रम में मैं आपको आगे बताऊंगा जो हमारा अगला प्रश्न है। यूपी में वर्ष 1920 में भारतीय कला परिषद, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कहां हुई है। इस प्रकार के प्रश्न, भारतीय कला परिषद, क्या ये वाराणसी में, क्या ये लखनऊ में, या इलाहाबाद में, या मिर्जापुर में? इस प्रकार के प्रश्नों पर हमारे यहाँ अक्सर आपके डिबेट होती है। भारतीय कला परिषद, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो क्या सही उत्तर है आपके वाराणसी में? कहां पर आपके? ये वाराणसी में स्थित है। अब विचार आएगा कि वाराणसी में कहां स्थित है, तो वाराणसी में गोदोलिया में आपके, ये वाला, ये वाराणसी के गोदोलिया यहां पर स्थित है। इसको भी आप यहां लिख लेंगे। और इसकी स्थापना यहां 1 जनवरी यहां पर 1920 को हुई है आपके। ये मैंने थोड़ा सा आपको यहां बता दिया है। ये वाला 1 जनवरी 1920 की स्थापना हुई है। और वाराणसी में कौन सा स्थान है? वो स्थान है गोदोलिया नामक स्थान है। तो अगर आएगा भारतीय कला परिषद कहां पर है, तो ये आपके वाराणसी के गोदोलिया में है।
इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मैं आपसे आज इन प्रश्नों पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं, मुझे आज चर्चा करनी थी यूपी की योजनाओं पर, यूपी के कार्यक्रमों पर और यूपी के बजट पर, लेकिन उस पर चर्चा मैं कल करूंगा आप लोगों से। आज इन पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं, हमारे कई प्रिय विद्यार्थियों ने मुझे फोन से अक्सर कहा है और क्लास में भी कहा है ऑफलाइन में कि सर यूपी से आकर जो पढ़ा रहे हैं हम, जो क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, आखिर वो पूछे कैसे जाएंगे। जो हम आपके थ्योरी पढ़ा रहे हैं या जो हम आपके जो सिलेबस चल रहा है हमारा, वहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, वो प्रश्नों का आधार क्या होगा, किस प्रकार का हमारा बेस रहेगा, तो उन्हीं पे मैं चर्चा कर रहा हूं। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आएंगे, कोई नए प्रश्न आने वाले नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं वहीं से प्रश्न हमारे एग्जाम पूछे जाएंगे। मैं कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास है और आपके लिए बड़ी खास है। इस क्रम में हम आगे चलेंगे आपके यहां से। जो हमारा अगला क्वेश्चन है सीरीज का, राजीव गांधी ये पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान वाला पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये कहां स्थित है राजीव गांधी के नाम से? क्या आपका ये लखनऊ में है, क्या ये अमेठी में है, या रायबरेली में, या जगदीशपुर में है? तो आपके माइंड में आना चाहिए ये और कोई नहीं, राजीव गांधी का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा रहा था? ये अमेठी रहा था। और यहीं पर राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। अमेठी में कहां की गई है? तो अमेठी में इसकी स्थापना जायस नामक स्थान पर कहां हुई है? अमेठी में एक पार्टिकुलर स्थान है जायस नाम का, यहां पर इसकी स्थापना हुई है। और मैं कहूंगा इस क्वेश्चन को आप लोग यहां पर इंपॉर्टेंट भी कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं, इनको अड्डा ना करके आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट मान लेंगे। ऐसे मानिए प्रश्न हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। आप आगे देखेंगे आप लोग यहां से। इसके में हमारा अगला क्वेश्चन है, यूपी में सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है? क्या वो मेजा बांध है, क्या वो रामगंगा बांध है, माता टीला बांध है, या रिहंद बांध है? तो आपको जानना चाहिए वह बांध हमारा रामगंगा बांध है। ये यहां पर ये रामगंगा बांध है। और आपके मन में विचार आएगा आखिर ये रामगंगा बांध कौन सी नदी बना हुआ? तो आपसे नाम से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये बांध आपके रामगंगा नदी पर ही स्थित है, आपके इसी नाम पर इसलिए बना हुआ है। लेकिन ये कौन से जिले में? तो ये आपके मुरादाबाद में। कहां पर है? ये मुरादाबाद जिले में, यानी कि यूपी के ये मुरादाबाद में रामगंगा बांध। और जब मेजा बांध है ये वाला, अगर ये आएगा आपके कि मेजा बांध कहां पर है, तो ये आपके भीलवाड़ा में। कहां पर है? ये भीलवाड़ा में है, जो कि आपके राजस्थान में स्थित एक क्षेत्र है। कहां पर? राजस्थान में आपका जिला है भीलवाड़ा नाम का, यहां स्थित है। माता टीला ये बांध है, ये आपका बना हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अगर मेजा बांध आएगा तो नदी है कोठारी नदी। कौन सी? ये कोठारी नदी पर बना हुआ बांध है। कौन सा? मेजा वाला। और माता टीला आएगा तो ये आपके यहां पर बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? ये बेतवा नदी पर बना हुआ यूपी की बहुत महत्वपूर्ण नदी है आपके। और ये ललितपुर जिले में स्थित है। ललितपुर जिले में स्थित है आपके। अगर आएगा कि जो आपका माता टीला बांध है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये कौन सी नदी पर है? तो बताएंगे बेतवा पर है। और ये कौन से जिले में है? तो बताएंगे ये ललितपुर में। रेहंद बांध आपको पता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। रेहंद बांध आपका सोनभद्र में। कहां पर? ये सोनभद्र जिले में स्थित है आपके, आपको पता होगी आपके, बहुत महत्वपूर्ण आपके। और ये कृत्रिम बांधों में यूपी का नहीं बल्कि इंडिया का भी सबसे बड़ा बांध माना जाता है इसको, किसको? रेहंद बांध को। और ये आपके रेहंद नदी पर ही बना हुआ है। और रेहंद नदी सोन नदी की सहायक है। मैं पीछे बता चुका हूं पिछले वीडियो में, जिन बच्चों ने नहीं देखा देख लेंगे। रेहंद नदी सोन नदी की सहायक है। और रेहंद बांध का जो आधुनिक नाम है वो आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम है आपके, गोविंद बल्लभ पंत बांध नाम है इसका नया। और ये यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है आपके। तो मैंने थोड़ा थोड़ा, मेजा आएगा राजस्थान, रामगंगा आएगा मुरादाबाद रामगंगा पर, माता टीला आएगा ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर, रेहंद आएगा तो रेहंद नदी पर बना हुआ है ये सोनभद्र जिले में। इस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम आएंगे। यूपी में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है आपका? ये रामगंगा बांध है, जो कि रामगंगा नदी में बना हुआ है और ये मुरादाबाद जिले में स्थित है। आपको देख के लग रहा होगा किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्रम में अपने आगे जाएंगे और जो हमारा अगला प्रश्न है सीरीज का, वो प्रश्न है यूपी में सांस्कृतिक केंद्र यानी कि कल्चरल सेंटर कौन सा है यूपी में? तो क्या वो इलाहाबाद में स्थित है, क्या वो दिल्ली में है, क्या वो लखनऊ में, क्या वाराणसी में? ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर है इलाहाबाद में। कहां पर है ये इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद का नया नाम हो गया क्या? प्रयागराज। क्या हो गया है?
ये प्रयागराज हो गया इसका नाम आपके नया, यानी कि आप कह सकते हैं यानी यूपी का सांस्कृतिक केंद्र जो कल्चरल सेंटर है वो कहां स्थित है, वो इलाहाबाद में स्थित है। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाने हैं आपसे। इस क्रम में हम आगे चलेंगे इस सीरीज में। ये हमारा सेशन चल रहा है, कौन सा, क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। इसमें अपनी बात है प्रश्नोत्तरी सत्र कहता हूं, प्रश्नोत्तरी जो हमारा सेशन चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी में। जो दिखाई दे रहा है आपको, ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो परियोजना है, ये बल्लभ है यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, इसको बल्लभ कर लेंगे, सबको पता है बच्चों को हमारे यहाँ पर। ये गोविंद बल्लभ पंत जो सागर परियोजना वो कहाँ स्थित है, तो मैं जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्या ये देवप्रयाग मिर्जापुर में या पीपरी सोनभद्र में या कीठम आगरा में या इनमें से कहीं नहीं है। तो क्या बिल्कुल एग्जैक्ट और सही उत्तर है वो है पीपरी सोनभद्र। कहां पर है, पीपरी सोनभद्र में। ये कौन सा, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, मैंने कहा है ये रेहंद नदी पर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। इसका सही उत्तर आपका ये माना जाएगा आपके। और जो कीठम है, ये कीठम झील आपके आगरा में स्थित है। इसका वर्तमान में नाम क्या है, सूर सरोवर। ये रहा सूर सरोवर, ये झील है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आगरा में पड़ती है। पुराना नाम इसका कीठम है और इसको रामसर, ये रहा रामसर संधि के अंतर्गत इसको आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है आपके। यानी जो कीठम झील है इसका नया नाम क्या है, सूर सरोवर झील नाम है इसका। ये आगरा में पड़ती है और इसको रामसर संधि के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। रामसर आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत आर्द्र भूमि क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस रामसर में मैं अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि रामसर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इन प्रश्नों को आप देख लेंगे। और जो गोविंद बल्लभ सागर पंतई का है पीपरी में, जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। सोनभद्र में अपने पुराने वीडियो में बहुत बेहतरीन तरह चर्चा कर चुका हूं। ये पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र जिला है जो कि देश के चार राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। बार बार बताता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको रट गया होगा। और इसी सोनभद्र में हिंडाल्को जो कि एल्यूमिनियम का प्लांट है, वो हिंडाल्को सोनभद्र में ही स्थित है। इस क्रम में हम आगे जाएंगे। जो हमारा अगला प्रश्न ये है, SC/ST जो अत्याचार अधिनियम है ये वाला, आखिर ये कब बना है? क्या ये 1987 में बना है, क्या 1988 में, या 1989 में, या 1990 में? इस प्रकार का प्रश्न कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसके लिए एक्ट कब बना यूपी में? यह मैं आपसे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे यूपी की बात कर रहा हूं। तो ये एक्ट बना है वर्ष 1989 में। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये 16 अगस्त, यहां पर बड़ी खास डेट, यहां पर वर्ष 1989 में ये चर्चाओं में आया है 1989 में। आपको जानना चाहिए SC/ST वर्ग के लोगों पर जो अत्याचार ढाए गए हैं, उनको समानता, सम्मान, उनका सामाजिक उत्थान करने की दिशा में ये सरकार का प्रयास रहा कि ताकि समाज में हमारे वंचित, हमारे दलित वर्ग के लोग हैं, हमारे आदिवासी समुदाय वर्ग के लोग हैं, हमारे जो वनीय क्षेत्रों में रहने वाले हमारे भाई बांधव हैं, उनको समाज में समानता मिल सके। संविधान का अनुच्छेद 15 चिल्ला कहता है, स्पष्ट कहता है, जाति, धर्म, लिंग, वंश, स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब संविधान ने हमारे कोई भेदभाव नहीं किया है तो हमें किसी प्रकार का भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 15 संविधान के मूल अधिकारों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है कि किसी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोगों को हर स्तर पर समानता दी जाएगी। तो SC/ST है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो हमारे अत्याचार अधिनियम बना हुआ है, ये 16 अगस्त 1989 में बनाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको देख के क्लास को लग रहा होगा ये बड़ी खास क्लास चल रही है आपके लिए। इन सारे प्रश्नों को आप नोट डाउन करते जाएंगे। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया? दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा? जौनपुर को। पहली बात तो यही है, जौनपुर को यूपी का प्रवेश द्वार, और बल्कि इसको पहले भारत का प्रवेश द्वार कहते थे आपके, जिस समय की मैं बात कर रहा हूं आपको, यानी कि जौनपुर को प्रवेश द्वार होता है। इसको पूर्व का सिराज कहा गया। क्या कहा गया है? इसको पूर्व का सिराज, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा गया है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व का सिराज का मतलब होता है पूर्व का द्वार। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है हिंदी में पूर्व का द्वार। पूर्व का द्वार मतलब प्रवेश द्वार कह लीजिए या पूर्व का द्वार कह लीजिए। पूर्व का द्वार भी इसका मतलब होता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है आपके।
इसका, लेकिन पूछ रहा है आखिर ये किसकी स्मृति में, क्या जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक या एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या अकबर, ये वाला। तो इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, जो जौनपुर नगर है इसे मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था। और आखिर बनवाया किसने, तो इसका निर्माण करवाया आपके फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया, फिरोज शाह, ये रहा, तुगलक ने इसका निर्माण करवाया है। मैं इसे आपको एफएसटी कहता हूं। क्या कहता हूं, एफएसटी कहता हूं। ये तुगलक वंश का एक कट्टर धार्मिक शासक था और इसने अपने चचेरे भाई, कौन, जौना खां, कौन, जौना खां, आप जानते हैं इसी जौना खां को हमारे यहां पर बहुत महत्वपूर्ण, कौन सा, इसी को मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जौना खां को, इनको ही क्या कहते हैं आपके, इनको एमबीटी कहा जाता है, जौना खां को। ये कौन है, ये फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई, ये कौन, जौना खां, और इन्हीं को इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ही जो फिरोज शाह तुगलक है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी है, जब एमबीटी की मृत्यु हुई, एमबीटी माने मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक जब उत्तराधिकारी बना, गद्दी पे बैठा, तो उसने अपने भाई की याद में, अपने भाई की स्मृति में, चचेरा भाई था, इस जौनपुर नगर का निर्माण करवाया। इसके अलावा आपके एग्जाम आएगा, एफएसटी ने कुछ और नगरों का भी निर्माण करवाया, आप कर सकते हैं, और उन नगरों में बड़े खास थे आपके, एक दिल्ली का फिरोज शाह कोटला, कौन सा, दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला नगर है, फिरोज शाह कोटला, ये आपके एग्जाम आ सकता है, ये आपके एफएसटी की देन है, ये वाला नगर आपके। इसके अलावा जो फिरोजाबाद सुहाग नगरी है, कौन सी, फिरोजाबाद, इसका निर्माण भी एफएसटी ने करवाया। इसके अलावा हरियाणा का जो हिसार फिरोजा जिला है, इसका निर्माण भी एफएसटी ने करवाया। तो 3 मैंने आपको लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण, और बल्कि मैं कहूंगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लिखा है आपको नगर यहां पर। यानी कि अगर क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला नगर है, किसने, आपके एफएसटी ने, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। अगर फिरोजाबाद आएगा तो एफएसटी, और हिसार फिरोजा आएगा तो एफएसटी। ये तीनों नगर भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए, स्थापित करवाए आपके। और जो जौनपुर है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने बसवाया है, लेकिन अपने चचेरे भाई की याद में। उसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। इस कड़ी में हमारा जो अगला विश्लेषण है वो ये है, यूपी में जो अयोध्या है, वहां जो शिलालेख मिला है वो किस काल का है, क्या वो शुंग काल का है, क्या मौर्य काल का है, या गुप्ता काल का है, या फिर कुषाण काल का है। आखिर ये किस काल का है, यानी शुंग काल, मौर्य काल, गुप्त काल या कुषाण काल। तो आपको जानना चाहिए जो अयोध्या शिलालेख है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो इसका संबंध सीधा किससे, शुंग काल से, शुंग काल से संबंध है। तो मन में विचार आएगा शुंग काल का संबंध है, तो आखिर ये अयोध्या लेख किसका है, तो ये अयोध्या लेख धनदेव का है। किसका है, ये धनदेव का है, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जानना चाहिए अयोध्या का जो प्राचीन नाम है, ये कुछ बच्चों को कम मालूम होगा, जो प्राचीन, क्योंकि अयोध्या इस समय चर्चाओं में रामलला की वजह से, क्योंकि अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनके बाल काल की मूर्ति की स्थापना की जा रही है 22 जनवरी को, तो इसलिए चर्चाओं में इसका प्राचीन नाम अयोध्या का कम बच्चों को पता होगी। और नाम मैं बता रहा हूं, साकेत, ये अयोध्या का प्राचीन नाम रहा है अयोध्या का, इसको भी आप देख लेंगे एक बार। और इसके अलावा आपको बताऊंगा यहाँ पर जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यहाँ पर, यानी कि जो अयोध्या का जो शिलालेख है वो शुंग काल को समर्पित है, शुंग लोगों को समर्पित है। और इसी अयोध्या अभिलेख में मालूम पड़ता है कि पुष्यमित्र शुंग ने, पीएमएस ने, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। यानी कि मैं कह सकता हूं अयोध्या अभिलेख से, यहां से इसकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है आपको इसके बारे में। जो पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध, ये पुष्यमित्र शुंग है, ये पुष्यमित्र शुंग ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, इसकी जानकारी भी अयोध्या शिलालेख से मिलती है। और ये धनदेव द्वारा लिखित शिलालेख है, इसका सीधा संबंध शुंग काल से, शुंग वंश से। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है यहां से। इसके में आप आगे देखेंगे सैयद सालार मेला कहां लगता है यहां पर, तो इसका बहुत सही आंसर है, क्या ये बहराइच में है, क्या ये फतेहपुर सीकरी में, या ये बाराबंकी में, या ये गोंडा में। मैं फिर कहूंगा आपसे, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मेला बहराइच में, कहां पर,
ये बहराइच में लगता है। सैयद सालार गाजी मसूद, ये रहा, ये वाला। इनकी जियारत करने के लिए, क्या करने के लिए, इनकी जियारत करने के लिए यहां पर हर साल जियारत माने होता है पूजा, या इनकी पूजा पाठ करना होता है जियारत करने के लिए, क्योंकि ये प्रमुख सूफी रहे, संत रहे हैं बहुत बड़े आपके। और हर कोई सैयद सालार ये वाला मसूद गाजी, सैयद सालार, ये मसूद गाजी नाम है, सैयद सालार, थोड़ा सही कर लेंगे इसको, सैयद सालार यहां से कर लेंगे हल्का सा, ये सही पूरा नाम है इनका, सैयद सालार मसूद गाजी नाम है इनका, यहां से सैयद सालार मसूद गाजी नाम है, थोड़ा सही कर लेंगे इसको यहां से, ये यहां से कर लेंगे, पूरा नाम है सैयद सालार मसूद गाजी, ये पूरा नाम है इनका मसूद गाजी, ये कर लेंगे यहां से, इनका नाम है, ये सूफी हैं। और इन्हीं की याद में, इन्हीं की स्मृति में बहराइच जिले में यूपी में हर साल मेला लगता है। ये समानता, एकता, भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। इन्होंने बताया है कि जो आनंद प्रेम में है, जो आनंद सब लोगों के साथ रहने में, जो आनंद भाईचारे में है, वो आनंद कहीं भी नहीं है। ये इनका नाम पूरा सैयद सालार मसूद गाजी पूरा नाम है, और इन्हीं की याद में ये बहराइच में प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन होता है। इस क्रम में हम आगे जाएंगे। जो हमारा अगला जो विश्लेषण है इस क्रम का आपके यहीं पर, ये अगला प्रश्न हमारा, ये श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, और ये यूपी किस जिले में स्थित है। ये पूछ रहा है आपसे, कहाँ है, क्या ये मथुरा में है, क्या फर्रुखाबाद में, क्या ये सहारनपुर में, या सीतापुर में। तो आपको जानना चाहिए ये जो श्रृंगी ऋषि हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इनका ये मंदिर फर्रुखाबाद जिले में स्थित, कहां पर है ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। आप जानते हैं श्रृंगी ऋषि की बहुत महत्वपूर्ण कहानियां रही हैं, और श्रृंगी ऋषि के आश्रम पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में बने हुए हैं। यूपी में ये फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। और श्रृंगी ऋषि के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही भगवान दशरथ को जो खीर का कटोरा दिया आपके, और उसके चलते ही 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति महाराज दशरथ को हुई। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न रूप में जो खीर मिली थी, ऐसा कहते हैं वो श्रृंगी ऋषि की कृपा से ही मिली थी, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। अगर आगे यूपी में श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है कहाँ है, तो वो फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास में फिर कहूंगा, इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप लोग ना तो कमेंट कर रहे हैं और ना बिल्कुल लाइक करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कंजूसी है आपकी, इसलिए प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और जहां तक शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां तक आपकी पहुंच है और लोगों तक इस क्लास को पहुंचाइए, क्योंकि आपके चलते बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकता है। इस क्लास में हम आगे चलेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, ये वाला, यानी कि एलबी शास्त्री गन्ना किसान संस्थान यूपी में किस शहर में स्थित है, कहां पर है आखिर ये, क्या ये कानपुर में, क्या ये लखनऊ में, या आगरा, या गोरखपुर में। तो आपको जानना चाहिए इस संस्थान की स्थापना ये रहा लखनऊ में की गई। कहां की गई है, लखनऊ में की गई है। कल भी मैंने आप लोगों को कई बहुत महत्वपूर्ण संस्थानों पर चर्चा कराई है। मैंने बताया था यूपी में अधिकांश संस्थान लखनऊ में, और लखनऊ के बाद वो कानपुर में मिलेंगे। तो अगर आएगा लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहां स्थित है, तो आपका उत्तर लखनऊ होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मेरे कहने से यहां पर आप लोग इंपॉर्टेंट भी कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम आ रहे हैं। गोरखपुर में बताया था मस्तिष्क के ज्वर, माइंड का जो बुखार है, उसके लिए संस्थान जो बना है वो गोरखपुर बना अभी, जो मैं कल पिछले वीडियो में आपसे चर्चा कर चुका हूं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था, 14वें नंबर का वीडियो था वो हमारा, 14 नंबर का, उसको देख लेंगे। उसमें मैं चमकी बुखार के बारे में, जो माइंड में चढ़ने वाले बुखार के बारे में चर्चा की है, जो कि गोरखपुर जिले में स्थापित किया गया है। इस क्रम में हमारा जो अगला जो इस सीरीज का प्रश्न है वो ये है, उत्तर प्रदेश राज्य में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम, ये वाला, ये कहां पर है चौधरी चरण सिंह स्टेडियम। आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री भी रहे और आप यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और ये क्या ये इलाहाबाद में, या मुजफ्फरनगर में, आगरा में, या गोरखपुर में। तो आपको जानना चाहिए ये आपका और कोई नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर जिले में। कहां पर है ये, मुजफ्फरनगर जिले में आपके, यानी कि चौधरी चरण सिंह स्टेडियम का निर्माण मुजफ्फरनगर जिले में किया गया है। आप जानते हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये किसानों की बहुत बड़ी पट्टी है आपके, यहाँ बड़े पैमाने पर कृषक समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर। और जो चौधरी चरण सिंह जो स्टेडियम बनाया गया ये
मुजफ्फरनगर जिले में मनाया गया। और आप जानते होंगे चौधरी चरण सिंह आपके यूपी के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी रहे और बाद में ये देश के प्रधानमंत्री बनने में भी सफल रहे। और आपको एक बात मालूम होगी, ये देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इन्हें लोकसभा की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। यानी कि जिस समय प्रधानमंत्री बने उस समय लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल रही थी, लोकसभा का सेशन ऑफ पड़ा हुआ था, इसलिए इन्हें लोकसभा की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। सेशन शुरू होता उससे पहले ही आप पर से बहुमत को, समर्थन को खींच लिया गया और आपकी सरकार गिर गई, आपकी सरकार भंग हो गई। इसलिए ये एकमात्र प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह जिन्हें लोकसभा की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा। आपको किसान पुत्र के तौर पर किसानों का हितैषी माना जाता है। को आपके चौधरी चरण सिंह को, इनके बारे में विस्तार से मैं अगले वीडियो में कहीं फिर चर्चा करूंगा आपके बारे में, क्योंकि आप किसानों के बहुत बड़े हितैषी माने जाते हैं और किसानों के पितामह माने जाते हैं। यूपी में जो पंचायती राज संशोधन अधिनियम है ये कब पारित किया गया, तो आप जानना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ 60-61 में बहुत बड़े प्रावधान हुए थे। लेकिन वो पूछ रहा है यूपी में पंचायती राज संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट कब आया है, क्या वो 92 का है, 94 का है, 95 का है, 96 का है? तो इसका सही उत्तर है आपके वो है आपके 1994। कौन सा है वो? 1994 यहां पर इसका सही उत्तर है आपके। यानी कि 1994 में ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम संशोधन इसको पारित किया गया या लागू कर दिया गया इसको 1994 में। आपको जानना चाहिए भारत में जो 73वां, कौन सा 73वां जो संशोधन जो विधेयक था आपका ये वाला, यहां पर ये कब आया था आपके? ये 1992 में आया था। यहां पर ये वाला यहीं पर इसको पास किया गया था आपके। और इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 11th शेड्यूल को जोड़ा गया संविधान में। और इसके माध्यम से पूरे भारत में कहीं ना कहीं इस पंचायती राज व्यवस्था को आपके यहाँ 24 अप्रैल, ये बहुत खास डेट है आपके, 1993 को इस 11वीं अनुसूची को प्रभावी कर दिया। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है एक 3 टायर सिस्टम है, यानी ग्रामीण स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, उसे प्रभावी कर दिया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। देख लेंगे आप लोग, यानी इंडिया में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था को पूरे भारत में कब प्रभावी किया गया? वर्ष 1993 में। लेकिन यूपी में यदि ये क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे 1994 मारेंगे। इसका सही उत्तर 1994 है। इस क्रम में जो हमारा अगला प्रश्न है इस सेशन का, ये अंतिम प्रश्न है आपके यहां से, अशोक द्वारा निर्मित ये भारत का राज चिन्ह कौन सा? सिंह, शेर वाला। इस स्तंभ को यूपी में कहां पर स्थापित किया गया है? क्या ये राज चिन्ह इलाहाबाद में, क्या ये मथुरा में, या अलीगढ़ में, या सारनाथ में? तो आपको जानना चाहिए इस राज चिन्ह को हमारे यहाँ किस नाम से जाना जाता है? इसको अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ नाम दिया गया इसको आपके यहाँ से। और इसको आपके जो अशोक चिन्ह है हमारा राज चिन्ह है, आप जानते होंगे जो 4 शेर हैं, कितने? जो 4 शेर हैं, इन्हें सिंह कहते हैं आपके। ये एक दूसरे पीठ सटाकर बैठे हुए, पीठ सटाकर बैठे हुए चारों शेर आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इनमें से पर 3 सिंह ही दिखाई देते हैं, यानी दिखाई देने वाले कितने हैं? 3 शेर हैं वो दिखाई देते हैं आपके यहाँ पर, यानी 3 शेर हैं जो दिखाई देते हैं आपके। यद्यपि मूल स्तंभ में कितने हैं ये? इनकी संख्या मूल स्तंभ में 4 है यहाँ से। और ये कहाँ स्थित है? ये सारनाथ में। कहाँ स्थित है? ये सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है हमारा? वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है आपके। यानी क्वेश्चन आएगा कि जो राज चिन्ह है वो यूपी में कहां पर है? वो सारनाथ में स्थित है। ये सारनाथ वाराणसी जिले में स्थित है। वाराणसी को बनारस भी कहते हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है जो हमारे एग्जाम में आएगा, ये जो बहुत चर्चाओं में रह सकता है क्वेश्चन यहाँ से, कि आखिर इसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, कब राज चिन्ह का दर्जा दिया गया है? तो आप बताएंगे राज चिन्ह के तौर पर कब सरकार द्वारा, इसको भारत सरकार द्वारा, संविधान सभा द्वारा राज चिन्ह के तौर पर 26 जनवरी, बहुत महत्वपूर्ण, 1950 को मान्यता दी गई। कब दी गई है? 26 जनवरी 1950 को मान्यता दी गई है। इसको मेरे सारे प्रिय विद्यार्थी इसको महत्वपूर्ण मान करके इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ये वर्ष 1950 में इसको राज चिन्ह के तौर पर
मान्यता दी गई है। और क्या नाम है ये अशोक स्तंभ है जिसमें 4 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन चिन्ह में 3 दिखाई देते हैं। आगे की तरफ पिछला वाला शेर दिखाई नहीं देता है। 4 शेर हैं मूल स्तंभ पर। ये सारनाथ से लिया गया है और सारनाथ वाराणसी जिले में स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आ रहा हूं यूपी की योजनाओं पर, यूपी के कार्यक्रमों पर, और एक क्लास लेकर आ रहा हूं यूपी के बजट पर। और उसके बाद फिर मेरी चर्चा आपसे होगी कहीं पर जो करंट अफेयर्स है, जो समसामयिक विषय हैं। अगले 15 दिनों तक मैं आपसे इंडिया के आपके करंट अफेयर्स पर और जीके पे बात करने वाला हूं, स्ट्रेटेजी की बात करने वाला हूं। इसलिए चैनल पे लगातार बने रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तेजी से सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि एग्जाम वाली क्लास और आपके लिए बहुत खास है। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।